Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful and grateful. Dear student, अस्सलाम वालेकुम. My name is Musa Qasim. आज की वीडियो में हम कार्टिकोस्टेरॉइड के जो रिमेनिंग पोर्शन है उसे डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया कि कार्टिकोस्टेरॉइड होते क्या हैं, कौन कौन से हार्मोन इसमें आते हैं, कहाँ से ये रिलीज होते हैं, एंड रिलीज होने के बाद जब ये ब्लड में शामिल हो जाते हैं तो फिर अपना एक्शन मुख्तलिफ एरियाज पे किस तरह से शो करता है। जब हम कार्टिसोल की बात कर रहे थे तो कार्टिसोल मसल के एरिया पे जाने के बाद वहीं पे प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म कर रहा था। उसी कैटाबॉलिज्म की वजह से आपके जो मसल्स है वो वीक हो जाते हैं। सेम बोन के एरियाज पे या बोन में क्या कर रहा था, वहीं पे भी प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म कर रहा था, एंड प्रोटीन के कैटाबॉलिज्म की वजह से आपके वो जो बोन्स है वो भी वीक हो जाते हैं। अब अगर हम ग्रोथ पे इसके इफेक्ट की बात करें तो लार्ज डोजेस जो है इसके रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन, वो बच्चों में जो ग्रोथ होता है उसको क्या कर देता है, रिटार्ड कर देता है, उसको रुकवा देता है, स्टॉप कर देता है। एंड सिस्टम अफेक्टेड आर, इसकी वजह से आपके जो सिस्टम अफेक्ट हो जाते हैं कार्टिसोल की वजह से या स्टीरॉयड की वजह से, वो कौन से है, मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम, आपका जो मसल एंड बोन वाला सिस्टम है ये वीक हो जाता है। और इसकी रीजन की हमने बात की कि क्या होता है, कार्टिसोल जो है ये आपके मसल एंड बोन के अंदर जो प्रोटीन मौजूद होता है उसका डिस्ट्रक्शन करता है, उसकी कैटाबॉलिज्म करता है, और उसी कैटाबॉलिज्म की वजह से ये वीक हो जाते हैं। आपके जो टीथ है या सेलुलर एक्टिविटी एट एपिफेशियल कार्टिलेज सफर्स, एपिफेशियल एरिया जो है बोन में, उस एरिया पे आपका जो बोन है वो लेंथ में इंक्रीज हो जाता है, वहीं पे आपकी बोन की ग्रोथ होती है। तो कार्टिसोल उस एरिया को ब्लैक कर देता है, इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से ग्रोथ रिटार्ड हो जाता है। अगर हम टीथ की बात करें तो एक तो इसके साथ ये भी रिलेट है कि कार्टिसोल करता ही है कि आपके इंटेस्टाइन से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है, स्टॉप कर देता है, यानी आपके इंटेस्टाइन से कैल्शियम जो है आपके ब्लड में शामिल नहीं हो जाता। तो जब ये आपके ब्लड में शामिल नहीं हो जाता, ये आपके बोन को नहीं मिलेगा, आपके टीथ को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके स्ट्रेंथ के लिए कैल्शियम ज़रूरी है। तो इज अ रिजल्ट आपका बोन या आपके जो टीथ है वो जो है उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी एंड वो कमज़ोर हो जाते हैं। इफेक्ट्स ऑन ब्लड, ब्लड पे इसका क्या असर है, डिक्रीज इन लिम्फेटिक टिश्यू एंड इन सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट, क्या कर देता है, आपके जो लिम्फेटिक टिश्यूज है अगर वही से सिक्रीशन हो रही है तो वो उनको इनहिबिट कर देता है, स्टॉप कर देता है, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम भी हमारे डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। और हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि कार्टिसोल जो है ये क्या कर रहा है, इज अ इम्यून सप्रेसेंट काम कर रहा है, यानी हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को क्या कर रहे हैं, सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो लिम्फोसाइट जो है या लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये भी हमारे डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। तो वो उन्हें इनहिबिट करने की कोशिश करें, उन्हें सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। इंक्रीज एंड न्यूट्रोफिल्स प्लेटलेट्स एंड आरबीसीज, लेकिन साथ में क्या करते हैं, आपके न्यूट्रोफिल के लेवल को भी बढ़ा देते हैं, आपके प्लेटलेट्स के लेवल को भी बढ़ा देते हैं, एंड आपके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके लेवल को बढ़ाते हैं। क्लॉटिंग टाइम शॉर्टन प्रेजेंबली ड्यू टू इंक्रीज एंड प्लेटलेट्स काउंट, क्योंकि आपके प्लेटलेट्स के लेवल को बढ़ाता है कार्टिसोल, तो जो क्लॉटिंग टाइम होता है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि आपके पास प्लेटलेट्स का लेवल ज़्यादा है। तो जब प्लेटलेट्स का लेवल ज़्यादा होगा, क्लॉटिंग जो है वो बहुत कम टाइम लेगा, क्लॉटिंग बहुत जल्दी हो जाएगा। स्ट्रेस एंड स्ट्रेसर्स, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेसर्स क्या होते हैं, हमारे बॉडी का जो रिस्पांस होता है एक सिचुएशन में उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं, यानी हमारे मेटाबॉलिज्म में चेंज आना, वो क्या है, स्ट्रेस है। लेकिन ये जो चेंज, जो चीज इस स्ट्रेस को लेके आता है तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेसर। द नॉन स्पेसिफिक रिस्पांस ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड, हमारे बॉडी का जो रिस्पांस होता है, चाहे डिमांड जो भी हो, स्टिमुलस जो भी हो, उसको हमारे बॉडी का जो रिस्पांस होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। A stressor is an agent which attempts to alter the internal environment. अब एक ऐसा एजेंट, एक ऐसा चीज जो कि हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज करने की कोशिश करता है तो हम इसे स्ट्रेसर कहते हैं। लाइक फिजिकल इंजरी हो गई, इन्फेक्शन हो गया, हाई और लो टेम्परेचर हो गया, रेडिएशन थेरेपी, न्यूरोमस्कुलर फिटीग, इमोशंस, नॉइस एंड एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, ये सारे क्या है, एज स्ट्रेसर काम कर रहे हैं, एज स्टिमुलस काम कर रहे हैं
एंड स्ट्रेस को इंड्यूस करते हैं यानी रिस्पांस को इनिशिएट करते हैं। बॉडी यूजुअली टेंड टू अडॉप्ट विद सिचुएशन। बॉडी करता ही है, हमारा जो जिस्म है वो सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट या अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन जब बात होती है स्ट्रेस की, तो होता ये है कि द नेगेटिव फीडबैक फेल इन स्ट्रेस एंड देयर इज कंटिन्यूअस सिक्रीशन ऑफ एसीटीएच। आपका जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म था, आपका जो एडाप्टेशन था, वो फेल हो जाता है एंड इज अ रिजल्ट आपका जो एड्रीनल कार्टेक्स है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंटीरियर पिट्यूटरी से एसीटीएच को रिसीव करता है। तो जब ज़्यादा अमाउंट में एसीटीएच आता है, एज अ रिजल्ट आपका एड्रीनल कार्टेक्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्टिसोल, मिनरलोकार्टिकाइड एंड गोनेडोकार्टिकाइड को रिलीज करता है। अच्छा, ग्लूकोकार्टिकाइड्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ आते हैं। तो जब भी ग्लूकोकार्टिकाइड की बात होगी, आप लोगों ने कार्टिसोल को माइंड में रखना है। तो कार्टिसोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ग्लूकोकार्टिकाइड कार्टिकाइड्स रिसेप्टर्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड लोकेटेड ऑलमोस्ट इन ऑल सेल ऑफ द बॉडीज। हमारे बॉडीज के हमारे बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं, जो भी एरियाज में मौजूद है, वहीं पे ग्लूकोकार्टिकाइड्स के रिसेप्टर्स होते हैं। ग्लूकोकार्टिकाइड्स रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म। लेकिन अगर इन ग्लूकोकार्टिकाइड या कार्टिसोल ने अपना एक्शन शो करना है, तो उस एक्शन के लिए जो स्पेसिफिक रिसेप्टर है उसका वो कहाँ पे मौजूद है? साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। लेकिन एक्शन शो करने के लिए जो रिसेप्टर्स होता है वो न्यूक्लियस में मौजूद होता है। ग्लूकोकार्टिकाइड अपने रिसेप्टर के साथ क्या करता है? अटैचमेंट करता है। This receptor is incapable of activating transcription. अब साइटोप्लाज्म में ग्लूकोकार्टिकाइड के लिए जो रिसेप्टर मौजूद होता है, वो रिसेप्टर अकेले आपके न्यूक्लियस में चेंज नहीं लेके आ सकता, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यानी आपके डीएनए में चेंज अकेले नहीं लेके आ सकता। ये तब चेंज लेके आता है जब ये ग्लूकोकार्टिकाइड यानी कार्टिसोल के साथ अटैच हो जाता है और एक कम्प्लेक्स बना देता है। Binding of free steroid molecules to glucocorticoid receptor forms an unstable compound. जब ग्लूकोकार्टिकाइड इसी रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाता है, तो ये एक कंपाउंड बना देता है और इसी कंपाउंड में एक डोमेन होता है जो कि डीएनए में, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद डीएनए में जीआरई वाले एरियाज या जीआरई वाले रीजन में चेंज लेके आता है एंड एज अ रिजल्ट ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, यानी वो डीएनए मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। द स्टीरॉयड एंड ग्लूकोकार्टिकाइड का जो रिसेप्टर होता है या कोलेस्ट्रॉल एंड उसका जो रिसेप्टर्स होता है कम्प्लेक्स, उसकी जो कम्प्लेक्स बन जाता है वो क्या कर देता है? एंटर द न्यूक्लियस एंड बाइंड्स टू डीएनए एंड रेगुलेट ट्रांसक्रिप्शन बाय आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड अदर्स। हमने पहले बात की कि स्टीरॉयड के लिए या ग्लूकोकार्टिकाइड के लिए या कार्टिसोल के लिए साइटोप्लाज्म में रिसेप्टर मौजूद होता है। ये रिसेप्टर अकेले न्यूक्लियस में मौजूद डीएनए में चेंज नहीं लेके आ सकता, तो उन्होंने बाइंड करना है स्टीरॉयड के साथ, कार्टिसोल के साथ। तो जब ये कार्टिसोल के साथ बाइंड कर देता है, ये एक कम्प्लेक्स बना देता है जिसको हम कहते हैं स्टीरॉयड प्लस ग्लूकोकार्टिकाइड रिसेप्टर कम्प्लेक्स या कार्टिसोल प्लस ग्लूकोकार्टिकाइड रिसेप्टर कम्प्लेक्स। अब ये जो कम्प्लेक्स है ये आपके न्यूक्लियस में जा सकता है और न्यूक्लियस में मौजूद जो डीएनए होता है उसके साथ बाइंड करके उसमें चेंज लेके आता है। किसके जरिए? आरएनए पॉलीमरेज 2 एंजाइम के जरिए, क्योंकि ये एंजाइम आपके डीएनए को ट्रांसक्रिप्ट कर देता है। किसमें? मैसेंजर आरएनए में। The resulting messenger RNA is transported to cytoplasm for production of protein and bring about final response. अब जो आरएनए बन जाता है मैसेंजर आरएनए, ये क्या कर देता है? इसको आपके साइटोप्लाज्म में लेके जाना है। तो ये आपके साइटोप्लाज्म में जब आ जाता है और फिर प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। क्योंकि अगर आपने मैसेज शो करना है, अपने रिस्पांस देना है, तो प्रोटीन के सिंथेसिस के फॉर्म में होगा। तो साइटोप्लाज्म में मौजूद जो मैसेंजर आरएनए होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है एंड फिर आपने जो फाइनल रिस्पांस अचीव करना है वो अचीव हो जाता है या शो हो जाता है। ग्लूकोकार्टिकाइड्स एक्ट विया देयर रिसेप्टर लोकेटेड इन न्यूक्लियस। लेकिन ग्लूकोकार्टिकाइड का अपना जो टारगेट रिसेप्टर होता है वो कहाँ पे होता है? वो न्यूक्लियस में होता है। लेकिन वो उसी रिसेप्टर तक अकेले नहीं जा सकता। उसी रिसेप्टर तक जाने के लिए उसे स्टीरॉयड के साथ बाइंड करना होगा और एक कम्प्लेक्स बनाना होगा, तब वो रिसेप्टर के अंदर तब वो न्यूक्लियस के अंदर जा सकता है। लाइक इसी डायग्राम में दिया गया है, ये ब्लड वेसल है, इसमें जो है स्टीरॉयड हार्मोन मौजूद है। सपोज ये क्या है? कार्टिसोल है। ये सेल है, सेल का साइटोप्लाज्म है एंड ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मौजूद है।
यहाँ पे जो रिसेप्टर मौजूद है इसको हम कहते हैं ग्लूकोकार्टिकाइड रिसेप्टर। इस रिसेप्टर के लिए अपना जो रिसेप्टर है वो इधर न्यूक्लियस में मौजूद होता है, लेकिन ये यहाँ अकेले नहीं आ सकता। इसको यहाँ आने के लिए स्टेरॉइड के साथ बाइंड करना पड़ेगा। तो स्टेरॉइड के साथ ये अंदर आएगा। जब अंदर आते हैं तो फिर क्या करते हैं, इसी डीएनए में चेंज लेके आते हैं, और जब आप इसमें चेंज लेके आते हैं, मैसेंजर आरएनए बना देते हैं, तो इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जब ट्रांसक्रिप्शन के बाद इसी मैसेंजर आरएनए को आप प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको कहते हैं ट्रांसलेशन। एंड ट्रांसलेशन के बाद जो प्रोटीन बनता है वो फिर आपका टारगेट रिस्पांस शो कर देता है। फार्माकोकाइनेटिक्स या मेटाबॉलिज्म, कार्टिकोस्टेरॉइड बाउंड 90% टू प्लाज्मा प्रोटीन। हमने बात की थी कि जब ये रिलीज हो जाते हैं, सर्कुलेशन में आ जाते हैं, तो तकरीबन 25% अल्ब्यूमिन के साथ बाइंड हो रहे थे, जबकि 75% जो था वो कार्टिकोस्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन या कार्टिकोट्रॉपिक बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ अटैच हो रहे थे। मोस्टली कार्टिकोस्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ 75% इसकी अटैचमेंट होती है और एल्ब्यूमिन के साथ 25%। हाफ लाइफ कितनी है कार्टिसोल की, 190 से लेकर 110 मिनट तक है। कंजुगेशन इन लीवर, इसका जो कंजुगेशन है यानी एडिशन ऑफ ग्रुप्स जो है वो कहाँ पे होता है, लीवर पे होता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म होता है लीवर में है। तो ये कन्वर्ट हो जाता है डाई हाइड्रोकार्टिसोल में एंड टेट्रा हाइड्रोकार्टिसोल में, ताकि इसको वाटर सॉल्युबल बना दिया जाए और फिर उसे यूरिन के जरिए बॉडी से निकाल दिया जाए। इसलिए इसके साथ जो है एडिशन होता है ओएच ग्रुप का। सिंथेटिक स्टेरॉइड प्रेडनिसोन एंड प्रेडनिसोलोन आर मोर पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी। जो सिंथेटिक स्टेरॉइड होते हैं, लाइक सिंथेटिक तो सब है, डेक्सा भी सिंथेटिक है, बीटा भी सिंथेटिक है, पैरा भी सिंथेटिक है, प्रेडनिसोन प्रेडनिसोलोन सारे सिंथेटिक है। लेकिन अगर हम जो शॉर्ट एक्टिंग स्टेरॉइड होते हैं उसके कंपैरिजन में बात करें इंटरमीडिएट की, तो इंटरमीडिएट की जो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू शॉर्ट एक्टिंग। जबकि शॉर्ट एक्टिंग जो कि इंटरमीडिएट एक्टिंग से लॉन्ग एक्टिंग के जो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो जब आप शार्ट से लॉन्ग की तरफ जाते हैं तो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें कार्टिकोस्टेरॉइड के, तो टॉपिकल स्टेरॉइड भी मौजूद है। आप टॉपिकली इसको यूज कर सकते हैं, लाइक स्किन पे, आई पे एंड म्यूकस मेम्ब्रेन पे। इनहाल के तौर पे भी मौजूद है, नेबुलाइज भी आप कर सकते हैं फॉर यूज टू ट्रीट द नेजल म्यूकोसा, साइनोसिस, ब्रोंकाई एंड लंग्स। उनको ट्रीट करने के लिए, अगर उनका इन्फेक्शन है उनको ट्रीट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ओरल फॉर्म में भी मौजूद है। मोस्टली जो इंटरमीडिएट एक्टिंग स्टेरॉइड है ये हमारे पास ओरल फॉर्म में मौजूद होते हैं। प्रेडनिसोन हो गया, प्रेडनिसोलोन हो गया, मिथाइल प्रेडनिसोलोन हो गया। एंड पेरेंट्रल फॉर्म में भी मौजूद होते हैं, यानी IM, IV सबकट आप दे सकते हैं। तो उसमें हमारे पास डेक्सा भी है, और साथ में शार्ट एक्टिंग भी आप देख सकते हैं, लाइक हाइड्रोकार्टिसोन। क्लासिफिकेशन है वही ग्रुप की जो हमने पहले की थी, शार्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग। तो शार्ट एक्टिंग हमारे पास वो है जिनका ड्यूरेशन जो है वो होता है 12 आवर से कम होता है, हाफ लाइफ जो है 12 आवर से कम होता है। तो उसमें हमारे पास आता है हाइड्रोकार्टिसोन, कार्टिसोन आता है। अब इस वाले डायग्राम में तीन चीज़ें दी गई है। एक इसका डोज है, दूसरा मिनरल कार्टिकाइड लाइक एक्टिविटी है, एंड तीसरा है इन्फ्लेमेटरी एक्शन। तो जब हम शार्ट से लॉन्ग की तरफ जाएंगे इन्फ्लेमेटरी एक्शन बढ़ेगा, लेकिन मिनरलोकार्टिकाइड लाइक एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। और जब हम शार्ट से लॉन्ग की तरफ जाएंगे तो डोज भी हमने डिक्रीज करना पड़ेगा। हाइड्रोकार्टिसोन जो है इसका मिनरलोकार्टिकाइड लाइक एक्टिविटी है, यानी ये मिनरलोकार्टिकाइड अल्डोस्टेरॉन लाइक फंक्शन करता है। तो इस रिजल्ट क्या होगा, सोडियम की रिटेंशन होगी एंड वाटर की रिटेंशन होगी, तो हाइपरटेंशन काज कर सकता है। ठीक है, इसका डोज कितना है, 20 mg है, 25 mg है ओरल। अगर हम इंटरमीडिएट की तरफ चले जाते हैं तो इंटरमीडिएट हमारे पास वो स्टेरॉइड है जिनका हाफ लाइफ हमारे पास 12 से लेकर 48 आवर, 12 से लेकर 36 आवर तक होता है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट में हमारे पास आता है प्रेडनिसोन, प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन। अब इसके जो इन्फ्लेमेटरी एक्शन है एज कम्पेयर टू शार्ट एक्टिंग वो इंक्रीज हो रहा है, जबकि मिनरल कार्टिकाइड लाइक जो एक्टिविटी थी वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एंड साथ में जो डोज है वो भी डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि शार्ट एक्टिंग तो शार्ट टाइम के लिए होता है, आप ज्यादा डोज अगर दे दे तो इतना मसला नहीं है। लेकिन इंटरमीडिएट की अगर आप ज्यादा डोज दे रहे हैं
तो इसका मतलब ये, तो शॉर्ट एक्टिंग से इसका शॉर्ट एक्टिंग जो है वो तो कम टाइम के लिए था, तो ज़्यादा टाइम के लिए, तो इसके जो साइड इफेक्ट रहेंगे वो ज़्यादा टाइम के लिए रहेंगे। ट्राइमसिनोलोन एंड फ्लोप्रिडनिसोलोन ये भी हमारे पास जो है इंटरमीडिएट में आते हैं। लॉन्ग एक्टिंग वो स्टेरॉयड है जिनका हाफ लाइफ हमारे पास 48 आवर से ज़्यादा होता है। तो जब हम नीचे की तरफ आते हैं, इसकी जो इन्फ्लेमेटरी एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है। लाइक अगर हम देखें तो डेक्सा का कितना है, 30 टाइम है, एंड बीटा का कितना है, वो भी 30 टाइम है। लेकिन वो जो अल्डोस्टेरॉन वाला एक्शन था या मिनरल कार्टिकाइड लाइक एक्टिविटी है, वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और साथ में जो डोज है वो भी डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि अगर आप 2 mg दे रहे हैं तो उस 2 mg का हाफ यानी 1 mg कितने 48 आवर के बाद बनेगा। तो ये ज़्यादा दिन तक आपके बॉडी में रह सकता है, और फिर जो एडवर्स इफेक्ट है एज कम्पेयर टू इंटरमीडिएट या शॉर्ट एक्टिंग वो ज़्यादा होंगे। सम कंडीशन विच अफेक्ट लेवल ऑफ कार्टिकोस्टेरॉइड्स, ऐसे सिचुएशन जिसमें या तो कार्टिकोस्टेरॉइड का लेवल इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है। प्राइमरी एड्रीनोकार्टिकल डिफिशिएंसी, जिसको एडिसन डिजीज भी कहते हैं। प्राइमरी एड्रीनोकार्टिकल डिफिशिएंसी एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें आपका एड्रीनल ग्लैंड यानी एड्रीनल कार्टेक्स जो है वो अपने स्टीरॉयड हार्मोन को सिक्रेट नहीं कर सकता। यानी जो काज है, मेन रीजन है जहाँ पे मसला है, वो एड्रीनल कार्टेक्स होता है। सेकेंडरी एड्रीनोकार्टिकल डिफिशिएंसी, तो सेकेंडरी एड्रीनोकार्टिकल डिफिशिएंसी में पिट्यूटरी ग्लैंड में मसला आ जाता है, और उसकी वजह से आपका जो एड्रीनल कार्टेक्स है वो हार्मोन सिक्रेट नहीं कर रहा। क्योंकि एड्रीनल कार्टेक्स का जो हार्मोनल सिक्रीशन था वो किसके कंट्रोल में था, पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में था। ड्यू टू इनएडिक्वेट सिक्रीशन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, लाइक आपने सर्जिकल रिमूवल किया ग्लैंड का, या आपने बहुत लॉन्ग टाइम के लिए ग्लूकोकार्टिकाइड यूज किए, आपने एक्सोजिनस दे दिए, बाहर से दे दिए। तो जब आप बाहर से देते हैं, हमने पहले भी बात की थी कि मेन टारगेट ये है कि ब्लड में कार्टिसोल या ब्लड में स्टेरॉयड हार्मोन का जो है लेवल बरकरार रखना है। अब जब आप बाहर से दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी आपके ब्लड में इसका लेवल ज़्यादा है, तो वो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के मुताबिक आपका सीआरएच रिलीज नहीं होगा, एसीटीएच रिलीज नहीं होगा, और एसीटीएच जो है वो आपके एड्रिनल कार्टेक्स को मैसेज नहीं देगा कि आपने मजीद हार्मोन रिलीज करने हैं। तो अगर आप इस तरह से करते हैं तो ये भी हमारे पास सेकेंडरी एड्रिनो कार्टिकल डिफिशिएंसी में आता है। यानी आपके सीआरएच को मैसेज चला जाता है, और साथ में आपके एसीटीएच के लिए मैसेज चला जाता है कि आपने स्टिमुलेट नहीं करना एड्रिनल कार्टेक्स को, क्योंकि ऑलरेडी ब्लड में जो है इसका लेवल इंक्रीज है। टर्शरी एड्रेनोकार्टिकल डिफिशिएंसी, यानी इसका ताल्लुक आपके हाइपोथैलेमस के साथ है। आपके हाइपोथैलेमस में कोई मसला आया है तो उसकी वजह से रिलीजिंग फैक्टर यानी सीआरएच रिलीज नहीं हो रहा। तो जब सीआरएच रिलीज नहीं होगा वो एसीटीएच को रिलीज नहीं करेगा। एसीटीएच जब रिलीज नहीं होगा तो इस लास्ट में आपका जो एड्रिनल कार्टेक्स है वो अपने हार्मोन को रिलीज नहीं करेगा। तो अब हम आते हैं, क्योंकि इसके लिए हमने एक एक्सिस की बात की थी, वो था हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल कार्टेक्स एक्सिस या एड्रिनल एक्सिस। तो अगर एड्रिनल में मसला है हम इसे कहते हैं प्राइमरी एड्रिनोकार्टिकल डिफिशिएंसी। अगर पिट्यूटरी में मसला है तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी एड्रिनोकार्टिकल डिफिशिएंसी। अगर हाइपोथैलेमस में मसला है तो इसको हम कहते हैं टर्शरी एड्रिनोकार्टिकल डिफिशिएंसी, क्योंकि इन तीनों की वजह से आपके ब्लड में कार्टिसोल का लेवल वो मुतासर हो जाता है। हाइपर सिक्रीशन ऑफ कार्टिसोल, ये तो पहले वाले जिस सिचुएशन थे या मसले मसाइल थे तो उसमें होता ही था कि आपका रीनल ग्लैंड जो है वो लो अमाउंट में अपने हार्मोन को सिक्रेट कर रहा था। जबकि हाइपर सिक्रेशन ऑफ कार्टिसोल वाला, जिसको हम कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं, ये एक ऐसा सिचुएशन है कि इसमें आपका जो एड्रीनल ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में इन स्टेरॉयड हार्मोन को रिलीज कर रहा है, एंड मोस्टली जो कार्टिसोल है यानी ग्लूकोकार्टिकाइड है उसे रिलीज कर रहा है। या एड्रीनल ग्लैंड ट्यूमर है, तो एड्रीनल ग्लैंड ट्यूमर ये भी एक एबनॉर्मल प्रोडक्शन है। तो एबनॉर्मल प्रोडक्शन की वजह से आपका कार्टिसोल लेवल इंक्रीज हो जाता है। इस स्लाइड में दोनों दिए गए कि कौन सा सिचुएशन हो सकता है जिसमें कार्टिसोल का लेवल डिक्रीज हो सकता है, एंड कौन से ऐसे सिचुएशन है जिसमें कार्टिसोल का लेवल इंक्रीज हो सकता है। तो ये जो इनिशियल यानी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, ये तीनों ऐसे सिचुएशंस हैं जिसमें कार्टिसोल
या एड्रीनल कार्टेक्स के हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो जाता है। जबकि लास्ट वाले जो दो सिचुएशन है यानी हाइपर सिक्रीशन ऑफ कार्टिसोल या एड्रीनल ग्लैंड ट्यूमर, तो इसमें होता ये है कि आपके ब्लड में कार्टिसोल का लेवल इंक्रीज हो जाता है और उसका रीजन ये होता है कि आपका जो एड्रीनल कार्टेक्स है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में इस स्टेरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन कर रहा है। थेराप्यूटिक यूजेस की तरफ अगर हम चले जाते हैं तो हम कार्टिकोस्टेरॉइड को या ग्लूकोकार्टिकाइड को कब यूज करते हैं? एंडोक्राइन डिसऑर्डर के लिए, आपके एंडोक्राइन ग्लैंड स्पेशली जो एड्रीनल कार्टेक्स है अगर उसके साथ मसला है तो प्राइमरी एड्रीनो कार्टिकल डिफिशियंसी के लिए हम यूज करेंगे, यानी एड्रीनल कार्टेक्स का मसला है या एड्रीनल ग्लैंड का मसला है, इसकी वजह से सिक्रेशन नहीं हो रहे तो हम इसके लिए यूज करते हैं। या सेकेंडरी एड्रीनो कार्टिकल इंसफिशियंसी है, यानी ईसीटीएच का रिलीज नहीं हो रहा पिट्यूटरी के मसले की वजह से। या टर्शरी एड्रीनोकार्टिकल इंसफिशियंसी है, हाइपोथैलेमस से मैसेज नहीं आ रहा पिट्यूटरी को और पिट्यूटरी जो है मैसेज नहीं दे रहा आपके एड्रीनल कार्टेक्स को, तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं। या कंजेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लीजिया, कंजेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लीजिया एक ऐसा सिचुएशन है जो कि बाय बर्थ बच्चे में मौजूद होता है और उसका एड्रीनल ग्लैंड जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में कार्टिसोल को रिलीज नहीं करता। तो कार्टिसोल जब रिलीज नहीं होगा यानी इसका अमाउंट आपके ब्लड में कम रहता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्साजिनस यानी बाहर से हम स्टीरॉयड देते हैं। ऑटो इम्यून डिजीजेस के लिए हम इसको यूज करते हैं, या जो एलर्जिक डिसऑर्डर होते हैं उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। लाइक सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस है, ये हमारे पास एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी ऑटो इम्यून सिस्टम जो है हमारा डिफेंस सिस्टम जो है हमारा सर्टन टिश्यूज को टारगेट कर देता है और उसके अगेंस्ट क्या कर देता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देता है। मे बी ये आपके जॉइंट्स में भी हो सकता है, आपके स्किन में भी हो सकता है, आपकी किडनी में भी, आपके लंग्स, इवन आपके ब्रेन के भी अगेंस्ट ये जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सकता है। तो हमने पहले पढ़ा था कि जो कार्टिसोल है या कार्टिकोस्टेरॉइड ही क्या कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रहे हैं कि आपने एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस नहीं करना है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम इसको यूज करते हैं। या एनापाइलेटिक शॉक, तो एनापाइलेटिक शॉक के दौरान क्या होता है, हिस्टामिन रिलीज होता है, ब्रेडिकाइनिन रिलीज होता है और उसकी वजह से वेजोडाइलेशन हो जाता है और वेजोडाइलेशन की वजह से सडनली आपका जो ब्लड प्रेशर है वो डाउन हो जाता है। तो उसको उसी केमिकल्स के रिलीज को ब्लॉक करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, अगर आप ब्लड की ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो जाहिर बात है वो ब्लड जो है आपकी बॉडी का हिस्सा नहीं है, तो आपका जो बॉडी है, आपका डिफेंस सिस्टम जो है वो इसे फॉरन रिकॉग्नाइज करके उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, तो उसको सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टीरॉयड देते हैं। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम जो है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम एक रेयर डिसऑर्डर है जिसमें हमारा बॉडी जो है वो सर्टन मेडिकेशन के अगेंस्ट जो है रिस्पांस शो कर देता है। और वो लाइक हम कह सकते हैं कि जो एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन होते हैं, सही है, या एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलर्स होते हैं, तो उनके अगेंस्ट हमारा बॉडी जो है वो अपना रिएक्शन शो कर देता है और उसी रिएक्शन की वजह से जो है हमारे स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पे पेनफुल रेशेस आ जाते हैं। तो उसको ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं है फीवर, जिसको हम सीजनल राइनाइटिस भी कहते हैं। उसमें होता ये है कि आपके जो आईज है वो रेड हो जाते हैं और उसकी टीयरिंग शुरू हो जाती है। साथ में आपका जो नोज़ है, बार बार आपके जो फ्लो लाइक सिम्टम्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। एंजियोन्यूराटिक एडिमा के ट्रीटमेंट के लिए एंड साथ में अगर आपने कोई आर्गन की ट्रांसप्लांट की है ये, तो उसके रिजेक्शन से बचने के लिए हम स्टीरॉयड का यूज़ करते हैं। डर्मेटोलॉजिकल प्रिवराइटिस विल बी, सोरियासिस, सेबोरिक डर्माटाइटिस, इन सब चीज़ों के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। अप्थेल्मिक डिसऑर्डर लाइक आयराइटिस, आपकी आयरस की जो इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, उसके लिए कॉर्नियल अल्सर के लिए यूज़ करते हैं। रेस्पिरेटरी डिजीज़ मोस्टली अस्थमा के लिए, न्यूप्लास्टिक डिजीज के लिए, या एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज है उसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, स्टीरॉयड को यूज़ कर रहे हैं ताकि जो सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है या डिफेंस सिस्टम है, वो जो सर्टेन केमिकल्स रिलीज कर रहा है उन्हीं केमिकल्स को क्या करना है, ब्लॉक करना है। डायग्नोसिस ऑफ कुशिंग सिंड्रोम, तो डायग्नोसिस ऑफ कुशिंग सिंड्रोम में हम इसको इस डायग्नोस्टिक टेस्ट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। Cortisol level, urine plasma, and saliva and the dexamethasone suppression test are used to diagnose Cushing syndrome. इसमें हम स्टेरॉयड यानी डेक्सामेथासोन को यूज करते हैं ताकि हम डायग्नोस करें कुशिंग सिंड्रोम को। The synthetic glucocorticoid dexamethasone suppresses cortisol release in normal individual but not those with Cushing syndrome. Cushing syndrome में जैसे हमने पहले पढ़ा कि इसमें जो एड्रीनल कार्टेक्स है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में कार्टिसोल को रिलीज कर रहा है, ठीक है।
तो एक अगर नॉर्मल इंडिविजुअल को हम बाहर से स्टीरॉयड दे रहे हैं तो वो स्टीरॉयड क्या होगा, उसके ब्लड में हार्मोन के लेवल को यानी स्टीरॉयड के लेवल को बढ़ा देगा। तो ये जो इंक्रीज लेवल है नॉर्मल इंडिविजुअल की हम बात करें, अगर ये जो इंक्रीज लेवल है ये मैसेज देगा आपके हाइपोथैलेमस को कि ब्लड में जो टारगेट होना चाहिए था वो अचीव हो गया है, लिहाजा आपने सीआरएच को रिलीज नहीं करना है। सीआरएच जब रिलीज नहीं होगा तो आपका जो इंटीरियर पिट्यूटरी है वो ईसीटीएच को रिलीज नहीं करेगा, तो जब ईसीटीएच वो रिलीज नहीं करेगा तो एड्रीनल कॉर्टेक्स एज अ रिजल्ट कार्टिसोल रिलीज नहीं करेगा। ये नॉर्मल इंडिविजुअल में होगा। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल जो है वो कुशिंग सिंड्रोम के साथ डायग्नोज है तो उसमें तो एबनॉर्मल सिक्रीशन होता है कार्टिसोल का। तो अगर आप डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट देते हैं या डेक्सामेथासोन की सप्रेशन वाला टेस्ट अप्लाई करते हैं तो उनमें कार्टिसोल का सिक्रीशन वो इनहिबिट नहीं होता, वो वही के वही रहता है। Acceleration of lung maturation. Respiratory distress syndrome is a problem in premature infants. Respiratory distress syndrome जो है ये मोस्टली जब बच्चा पैदा हो जाता है और वो प्रीमेच्योर होता है तो उनको इसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। और इसमें आपके लंग्स में मौजूद जो सर्फेक्टेंट होते हैं वो क्या करते हैं, सरफेस टेंशन को बढ़ा देते हैं। उसको क्या कर उस वो क्या होते हैं, कम होते हैं। तो उसको मेच्योर करने के लिए, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, मदर को स्टीरॉयड देते हैं, बच्चे को नहीं मदर को स्टीरॉयड देते हैं। और उसी मदर को जब स्टीरॉयड मिलते हैं उसी वजह से बच्चे का जो लंग्स है वो मेच्योर हो जाते हैं। फेटल सर कार्टिसोल इज अ रेगुलेटर ऑफ लंग मेच्योरेशन, क्योंकि कार्टिसोल क्या होता है, बच्चे का अपना जो कार्टिसोल होता है वो रिस्पॉन्सिबल है उस बच्चे की लंग्स मेच्योरेशन के लिए। तो बट बच्चा जो है वो प्री मेच्योर है तो इसके जो लंग्स है वो सही तरीके से मेच्योर नहीं है, इसलिए हम बाहर से अब स्टीरॉयड देंगे। Consequently, a regimen of betamethasone or dexamethasone administered intramuscularly to the mother within the 48 hours preceding premature delivery can accelerate lung maturation in the fetus. तो हम क्या करते हैं, 48 आवर्स पहले डिलीवरी से मदर को आईएम डेक्सामेथासोन या बीटामेथासोन दे देते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे के जो लंग्स है उसको मेच्योर कर देता है। Anti-inflammatory uses for suppression of inflammatory component in rheumatoid arthritis। वही पे क्या कर रहे हैं, जो इन्फ्लेमेशन है उसे सप्रेस कर देता है। तो हम इसको यूज करते हैं इंसेट के साथ रियोमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए। ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, ठीक है, इंसेट के साथ। या इसको हम जो आपके जॉइंट्स होते हैं वहीं पे इसको इंजेक्ट कर देते हैं, इसको हम कहते हैं इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। रिमेटिक फीवर के लिए हम यूज करते हैं सीवियर केसेस अगर है और साथ में जो है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी है। रिमेटिक फीवर जो है ये काज कर देता है, जो सोर थ्रोट काज करने वाला बैक्टीरिया है स्टेफिलोकोकस ग्रुप ए, वो जब आपके ब्लड सर्कुलेशन में शामिल हो जाता है और आपके बॉडीज के मुख्तलिफ एरियाज पे चले जाते हैं तो वहीं पे क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन काज कर देता है। तो अगर वो आपके हार्ट के एरिया पे तो वहीं पे डिस्ट्रक्शन कर देता है, अगर आपकी किडनी की तरफ चले जाता है वहीं पे डिस्ट्रक्शन कर देता है, और इस सिचुएशन को हम कहते हैं रिमेटिक फीवर। गाउट जो है, गाउट यूरिक एसिड के अकोमोडेशन की वजह से होता है। तो इसमें अगर आप इंसेक्ट के थ्रू ट्रीटमेंट करें या कोल्चिसिन की, तो कोल्चिसिन क्या करता है, गाउट के जो एरिया होता है, सिचुएशन जगह होता है वहीं पे जो स्वेलिंग होती है उसको भी रिड्यूस कर देता है और इन्फ्लेमेशन को भी खत्म कर देता है। लेकिन अगर ये दो केसेस हैं इसमें आप नाकाम हो गए तो फिर लास्ट में हम क्या कर देते हैं, स्टेरॉइड का यूज कर देते हैं, इसको ट्रीट करने के लिए स्टेरॉइड यूज करते हैं। सिंथेटिक ग्लूकोकार्टिकाइड आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डर्माटाइटिस। जो सिंथेटिक ग्लूकोकार्टिकाइड्स हैं यानी जो हम बाहर से दे रहे हैं, हम उसको यूज करते हैं किसके लिए, डर्माटाइटिस के लिए, स्किन से रिलेटेड इन्फेक्शन के लिए, इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज के लिए। अगर आपके इंटेस्टाइन में, आपके कुलान में या रेक्टस में वहीं पे इन्फ्लेमेशन मौजूद है या वहीं पे स्वेलिंग मौजूद है जैसा कि क्राउन डिजीज में होता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम दे रहे हैं। सर्काइडोसिस में देते हैं। सर्काइडोसिस में होता ये है कि आपके जो मुख्तलिफ आर्गन्स है वहीं पे इन्फेक्शियस न्यूड्यूल्स बनते हैं और वो न्यूड्यूल जो है आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए स्टेरॉइड का यूज़ किया जाता है। एंड मोस्टली सर्काइडोसिस में लंग्स में ये न्यूड्यूल्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। एंड फॉर ग्लूकोकार्टिकाइड रिप्लेसमेंट इन एडिसन डिजीज, अगर एक इंडिविजुअल है उसमें इस कार्टिसोल की डिफिशियंसी है तो उसको ट्रीट करने के लिए या रिप्लेस करने के लिए हम ग्लूकोकार्टिकाइड देते हैं। या जो दूसरे सेकेंडरी है या टर्श सेकेंडरी है या टर्शरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी है उसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम ग्लूकोकार्टिकाइड जो है सिंथेटिक वो देते हैं।
ऑर्गन ट्रांसप्लांट के केस में भी हम देते हैं कंबाइन विद अदर इम्यून सप्रेसेंट, दूसरे जो इम्यून सप्रेसेंट होते हैं उनके साथ हम इसको कंबाइन कर देते हैं ताकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो जो ऑर्गन आपने ट्रांसप्लांट किया है उसे रिजेक्ट ना करे, उसे जो है डिस्ट्रॉय करने की कोशिश ना करें। फॉर प्रोलॉन्ग यूज प्रेडनिसोलोन और मिथाइलप्रेडनिसोलोन आर यूज, तो हम चूंकि मोस्ट ये इंटरमीडिएट है हमारे पास, हम इसका यूज करते हैं बिकॉज अगर हम शॉर्ट एक्टिंग यूज करें तो अपना इतना एक्शन शो नहीं करेगा, अगर हम लॉन्ग एक्टिंग यूज करेंगे तो उसके जो साइड इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए हम इंटरमीडिएट को यूज करते हैं। जो प्रेडनिसोन है या प्रेडनिसोलोन है या मिथाइल प्रेडनिसोलोन है, ये हमारे पास क्या है, इंटरमीडिएट ड्यूरेशन वाले हैं। कैन इजीली आप इसको जो है स्टॉप कर सकते हैं या इसका जो डोज है वो रिड्यूस कर सकते हैं या अल्टरनेट में आप चेंज कर सकते हैं। कंट्रा इंडिकेशन, कौन सी सिचुएशन में हम स्टीरॉयड यूज नहीं कर सकते? पेप्टिक अल्सर में हम इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि जिस तरह हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि ग्लूकोकार्टिकाइड क्या करते हैं, वो डिक्रीज करते हैं, वो स्टॉप करते हैं किसको, फास्फोलाइपेज A2 को, क्योंकि वो एंजाइम फास्फोलिपिड को कन्वर्ट कर रहा था एराकिडानिक एसिड में, और फिर एराकिडानिक एसिड से हमने कहा कि प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है, और दो तरह के प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं, एक गुड होता है, दूसरा बेड होता है। तो जो गुड है वो हमारे स्टमक एंड इंटेस्टाइन में क्या कर देता है, इंटीरियर साइड पे लाइन बना देता है, कवर बना देता है। तो अगर आप उस एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं तो जो फास्फोलिपिड है वो अराकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा, और अराकिडोनिक एसिड जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट नहीं होगा, और प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो जाहिर ही बात है अगर आप स्टेरॉइड दे रहे हैं तो एक तो वहीं पे ब्लॉकेज हो रहा है, और उसी ब्लॉकेज की वजह से जो है आपका जो लेयर है वो अब नहीं बन रहा। हाइपरटेंशन में आप नहीं दे सकते क्योंकि जो शॉर्ट एक्टिंग स्टेरॉइड है वो क्या कर रहा है, शॉर्ट एक्टिंग स्टेरॉइड आपका हाइपरटेंशन काज कर रहा है क्योंकि उनमें मिनरलोकार्टिकाइड लाइक एक्टिविटी मौजूद है। साइकोसिस में आप नहीं दे सकते, साइकोसिस में इसलिए आप नहीं दे सकते क्योंकि जो कार्टिकोस्टेरॉइड है या कार्टिसोल है, ये क्या करता है, ये मेनिया लाइक सिम्टम्स लेके आता है, आपको एक्टिव रखता है, आपको हाइपर एक्टिव रखता है, तो इसको ये जो है और भी एग्जेजरेट या एग्रेवेट कर सकता है। डायबिटीज मेलाइटस में आप नहीं दे सकते क्योंकि डायबिटीज मेलाइटस में ऑलरेडी आपका शुगर लेवल ज्यादा होता है, और ये भी क्या कर रहा है, शुगर के लेवल को बढ़ा रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया काज कर रहा है, तो आप इसमें नहीं दे सकते। ग्लोकोमा में नहीं दे सकते क्योंकि हमने पहले भी बात की कि जिस तरह ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है तो सेम ये जो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर होता है उसको भी इंक्रीज कर देता है, और इस इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर की इंक्रीज की वजह से जो है आपका जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो सकता है। प्रेगनेंसी में आप नहीं दे सकते, ठीक है। प्रेगनेंसी में आप इसलिए नहीं दे सकते कि ग्रोथ रिटार्डेशन काज कर देता है, इससे पहले वाले स्लाइड में आया था, तो हम वो देते हैं लेकिन वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, मतलब मोस्ट कॉमनली इसका यूज नहीं होता, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, वो भी तकरीबन प्रेगनेंसी से 48 आवर्स पहले वो देते हैं ताकि उस बच्चे में लंग्स की मेच्योरेशन हो जाए, और बाकी अगर प्रेगनेंसी का टाइम है तो आप उसमें यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या करता है, ग्रोथ रिटार्डेशन करता है बच्चे में। एडवर्स इफेक्ट इसके क्या हो सकते हैं, प्रिसिपिटेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया काज कर रहा है तो इसको और भी इंक्रीज कर सकता है, लिहाजा आप इसको यूज ना करें हाइपर डायबिटीज मेलाइटस में। इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शंस, क्योंकि इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, तो वो डिजीज जो पहले आप इन्फेक्शियस थे नेचर में और आप पे अटैक नहीं कर सकते थे, तो वो अब आसानी के साथ आप पे अटैक करेंगे क्योंकि ये क्या करता है कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रखता है। पेप्टिक अल्सरेशन काज कर देता है, जिस तरह हमने पहले बात की कि क्या करे, प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट कर रहा है, तो जब आप प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करते हैं तो गुड वाला प्रोस्टाग्लैंडिन अब आपके स्टमक एंड इंटेस्टाइन पे लाइन इंटेस्टाइन में जो है वो कवरिंग नहीं बनाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस काज करता है विकास, एक तो ये प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म करता है और साथ में जो है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को स्टॉप कर रहा है। तो जब कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, आपके ब्लड में शामिल नहीं होगा, तो आपके बोन तक नहीं पहुंचेगा, तो जब बोन तक नहीं पहुंचेगा तो आपके जो बोन्स है वो पोरस हो जाएंगे। मायोपैथी यानी मसल की वीकनेस काज कर देता है, और जाहिर बात है वो मसल वाले एरिया पे एक तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी कर रहा है, और साथ में जो है जो प्रोटीन था उसकी भी कैटाबॉलिज्म कर रहा है। केटारिक आपकी जो आई है उसकी क्लाउडनेस को इंक्रीज कर सकता है। एंड ग्लोकोमा, इसकी पहले भी हमने बात की कि चूंकि ये आपके इंट्रा ऑकुलर प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है, तो उसकी वजह से आपका जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो सकता है।
ग्रोथ रिटार्डेशन, बच्चों में ये ग्रोथ रिटार्डेशन कर सकता है। इंक्रीज एपेटाइट एंड वेट गेन भी इंक्रीज कर देता है। इसकी रीजन ये है, जिस तरह हमने पहले बात की, कि इसमें मिनरलोकार्टिकाइड लाइक एक्टिविटीज है। तो जब मिनरलोकार्टिकाइड लाइक एक्टिविटीज है तो आपके बॉडी में वाटर की रिटेंशन होगी। उसी वाटर की रिटेंशन की वजह से आपका जो वेट है वो इंक्रीज हो सकता है। डिपॉजिट पेट इन चेस्ट, फेस, अपर बैक एंड स्टमक। और साथ में ये क्या कर देता है, जो आपका चेस्ट वाले एरिया है, फेस है, अपर बैक के, वहीं पे जो फैट है उसकी डिपोजिशन काज करता है। वाटर एंड साल्ट रिटेंशन लीडिंग टू स्वेलिंग एंड एडिमा। और अगर वाटर एंड साल्ट की रिटेंशन हो रही है इसकी मिनरलोकार्टिकाइड लाइक एक्टिविटीज की वजह से, तो उसकी वजह से स्वेलिंग एंड एडिमा हो जाता है। और हाई ब्लड प्रेशर भी ये काज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर होते हैं उनकी सेंसिटिविटी को नॉरएपिनेफ्रिन के लिए इंक्रीज कर देते हैं। तो उसके साथ फिर नॉरएपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन जो है आसानी के साथ अटैच हो जाता है। और अटैचमेंट की वजह से वो क्या कर देता है, अगर हम ब्लड वेसल की बात करें तो वहीं पे अल्फा 1 रिसेप्टर की वजह से कंस्ट्रक्शन काज कर देता है। उस कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, इज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। डिसकंटिन्यूएशन, अगर आपने स्टीरॉयड को स्टॉप करना है तो कौन से बातों का ख्याल रखना है। सडन discontinuation of these drugs can be a serious problem if the patient has suppression of the hypothalamic pituitary adrenal axis. In this case, abrupt removal of corticosteroid causes acute adrenal insufficiency that can be fatal. पहली बात तो ये है कि जब आप बाहर से स्टीरॉयड दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, आपके ब्लड में वही हार्मोन या कार्टिसोल के लेवल को बराबर कर रहा है। तो ये एज ए नेगेटिव फीडबैक के तौर पे काम कर रहा है। आपके हाइपोथैलेमस को कहता है कि मजीद जो कार्टिसोल है वो नहीं चाहिए। वो आपका हाइपोथैलेमस जो है वो एड्रीनल पिट्यूटरी को मैसेज देता है कि मजीद जो है कार्टिसोल नहीं चाहिए। इसलिए आपका जो पिट्यूटरी है वो फिर मैसेज नहीं देता एड्रीनल कार्टेक्स को कि आपने कार्टिसोल को रिलीज करना है। अब अगर सडनली आप इसको स्टॉप कर देते हैं तो आपका पहला जो एचपीए एक्सेस है वो तो ऑलरेडी सप्रेस हुआ है, और बाहर से आपने सडनली स्टेरॉइड को भी डिसकंटिन्यू किया तो क्या होगा, ये एड्रीनल इंसफिशिएंसी काज कर सकता है। एड्रीनल एक्यूट इंसफिशिएंसी काज कर सकता है, जो कि आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, आपकी जिंदगी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। This risk, coupled with the possibility that withdrawal might cause an exacerbation of the disease, means that the dose must be tapered slowly according to individual tolerance. The patient must be monitored carefully. इसलिए अगर आपने डोज को स्टॉप करना है तो आहिस्ता आहिस्ता आराम के साथ पहले आपने डोज को कम करना है। उसके बाद जब आपका अपना जो एच पी एक्सेस है वो स्टिमुलेट हो जाए तो उसके बाद आपने डोज को जो है वो स्टॉप करना है, और साथ में जो पेशेंट है उसकी मॉनिटरिंग करना जरूरी है। Tapering up the dose of steroid. Side effects are minimized by taking the lowest dose possible. जितना आप कम डोज दें यूज करेंगे उतना उसका साइड इफेक्ट कम होगा, क्योंकि that still yields positive result in following doctors order. क्योंकि अगर आप स्टेरॉइड कम अमाउंट में भी यूज कर रहे हैं तो ये अपना असर जो है वो शो कर देता है। इसलिए आपने कम डोज से स्टार्ट लेना है, ठीक है, एंड विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन जो है आपने इसका यूज नहीं करना है। इट इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड सेल्फ रेगुलेशन ऑफ द डोजेज आइदर बाय एडिंग मोर और स्टॉपिंग द ड्रग विदाउट अ स्केड्यूल। इसलिए आपने स्टेरॉइड का ना तो अपनी तरफ से एडिशन करना है डोज का, और ना ही अपनी तरफ से डोज को जो है ना कम करना है। डॉक्टर से मशवरा करना है और उसी के हिसाब से आपने अपने डोज को जो है वो एडजस्ट करके रखना है। Steroid must be gradually reduced to permit the adrenal gland to resume natural cortisol production. जिस तरह हमने पहले बात की कि जब आप बाहर से स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं तो आपका एचपीए एक्सेस जो है वो सप्रेस रहता है। तो अगर आपने स्टेरॉइड को स्टॉप करना है, आपने डोज को कम करना है, तो जब आप डोज कम कर देते हैं तो ये एज स्टिमुलस के तौर पे काम कर देता है। आपके हाइपोथैलेमस पे मैसेज चला जाता है कि पहले जो अमाउंट मौजूद था अब तो उससे कम है। तो वो क्या करेगा, आपकी एड्रीनल पिट्यूटरी को मैसेज देगा। एड्रीनल पिट्यूटरी जो है सॉरी इंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज देगा। तो इंटीरियर पिट्यूटरी जो है फिर आपके एड्रीनल कार्टेक्स को मैसेज देगा कि कार्टिसोल रिलीज करो, क्योंकि जो अमाउंट पहले मौजूद था वो अब अमाउंट नहीं है, कम है। तो इस रिजल्ट क्या होगा, आपका जो एड्रीनल कार्टेक्स है वो नेचुरल कार्टिसोल प्रोडक्शन शुरू करेगा। तो जब ये शुरू करेगा इस हिसाब से फिर आपने जो स्टेरॉइड आप यूज कर रहे हैं उसका डोज कम करना है। तो जब आप डोज कम करेंगे उसी हिसाब से आपका अपना
जो नेचुरल कार्टिसोल है वो एड्रिनल कार्टेक्स रिलीज करता रहेगा और वो लेवल को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। Eliminating doses too quickly can result in adrenal crisis, a life-threatening state caused by insufficient level of cortisol. जिसकी बात हमने पहले की कि सडनली आपने डोज को एलिमिनेट नहीं करना है, सडनली आपने इसको स्टॉप नहीं करना है, आपने अपने हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल जो एक्सिस है उसको टाइम देना है कि वो क्या करे, उसी हिसाब से आपके बॉडी में कार्टिसोल के लेवल को मैनेज करे, फिर उसके बाद आपने जो स्टेरॉयड है उन्हें स्टॉप कर देना है। अनदर पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन टू कमिंग अप स्टेरॉयड इज विथड्रॉल सिंड्रोम। एंड विथड्रॉल सिंड्रोम में होता ये है कि जो ग्लूकोकार्टिकाइड की डिफिशियंसी लाइक सिम्टम्स होते हैं, कार्टिसोल की डिफिशियंसी के जो सिम्टम्स होते हैं लाइक हेडेक हो गया, बॉडी बॉडी एचेस हो गए, वीकनेस हो गए, फिटीग हो गए, इस तरह के सिम्टम्स जो है ये किसके साथ रिलेट है, ग्लूकोकार्टिकाइड की डिफिशियंसी के साथ रिलेट है। तो ये विथड्रॉल वाले सिम्टम्स फिर इस तरह के होंगे, क्योंकि अगर आपने स्टॉप किया है तो आपके ब्लड में तो अब इसकी लेवल कम है, तो ये लेवल जब कम होगा इसका मतलब है कि कार्टिसोल का लेवल अगर कम होगा तो यही वाले सिम्टम्स जो कि ग्लूकोकार्टिकाइड डिफिशियंसी के साथ रिलेट होते हैं वो अब आप में नजर आएंगे। एनाबॉलिक स्टेरॉइड क्या होते हैं? इस तरह के इसके नाम से पता चलता है, एनाबॉलिक का मतलब होता है कि बिल्डिंग, जब आप स्मॉल मॉलिक्यूल्स को क्या कर देते हैं, इकट्ठे करके उसे एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं, उसको कहते हैं एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिक वो स्टेरॉइड है जो कि क्या करेंगे, हमारे बॉडी में बिल्डअप करेंगे, वो हमारे बॉडी को बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन ड्रग अब्यूज, एनाबॉलिक स्टेरॉइड आर सिंथेटिक सब्सटेंसेस रिलेटेड टू द मेल सेक्स हार्मोन्स एंड्रोजन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन ड्रग एब्यूज के मुताबिक एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो है ये हमारे पास क्या है, सिंथेटिक सब्सटेंसेस है या स्टेरॉइड है जिसका ताल्लुक किसके साथ है, मेल हार्मोन के साथ है, एंड्रोजन के साथ है या मेल लाइक सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के साथ है। दे प्रोमोट ग्रोथ ऑफ स्केलेटल मसल, जो कि क्या है, एनाबॉलिक इफेक्ट है। क्या करते हैं, मेल के जो मसल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं, एंड द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, इसलिए एंड्रोजेनिक इफेक्ट भी होता है। एंड साथ में ये क्या करते हैं, मेल लाइक जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उनके डेवलपमेंट में अपना रोल अदा कर देते हैं, इसलिए इसको एनाबॉलिक या एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड भी कहते हैं। The proper term for these compounds actually is anabolic or androgenic steroid, क्योंकि एनाबॉलिक का मतलब क्या है, रेफर टू मसल बिल्डिंग यानी मसल बिल्डिंग, एंड एंड्रोजेनिक रेफर टू इंक्रीज मस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक, मेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक के डेवलपमेंट को एंड्रोजेनिक कहते हैं। स्टेरॉइड क्या है, हमारे पास एक क्लास है ड्रग्स का, तो अगर स्टेरॉइड है और उनमें ये नेचर मौजूद है, क्या करते हैं, मेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक लेके आते हैं और साथ में मसल की बिल्डअप कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो हम उसको कहते हैं एनाबॉलिक या एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड कहते हैं। Anabolic steroids are available legally only by prescription to treat conditions that occur when the body produces abnormally low amounts of testosterone, such as delayed puberty and some types of impotence. इसको हम यूज करते हैं ओनली जब सिचुएशन ऐसे हो, लाइक आपका जो अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो कम है और इसकी वजह से आपकी जो प्यूबर्टी है वो डिले हो रही है या इम्पोर्टेंस है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम इसको यूज करते हैं, और वो भी प्रिस्क्रिप्शन पे, यानी लीगल तरीके से, इलीगल तरीके से आप इसको यूज नहीं कर सकते। दे आर आल्सो प्रिस्क्राइब टू ट्रीट एंड सर्टन सिचुएशन, जिसमें आपकी मसल की वेस्टिंग होती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम एनाबॉलिक स्टेरॉइड का यूज करते हैं। लाइक एड्स वाला जो पेशेंट होता है उसमें मसल की वेस्टिंग होती है, या अदर जो आपके मसल के साथ रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं लाइक माइस्थीनिया ग्रेविस, तो माइस्थीनिया ग्रेविस में आपके जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वही पे एंटीबॉडीज की नॉर्मल प्रोडक्शन की वजह से आपके जो रिसेप्टर्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और आपके मसल को मैसेज नहीं मिलता। या एएलएस जो है, एमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, इसमें भी वो न्यूरॉन जो आपके मसल की तरफ मैसेज लेके आते हैं वो न्यूरॉन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एंड आपके मसल जो है वो वीक हो जाते हैं। इसलिए आपके मसल की बिल्डअप के लिए हम क्या करते हैं, या इन्हीं पेशेंट में मसल की बिल्डअप के लिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड का यूज करते हैं। अच्छा, जिस तरह हमने ऑब्जेक्टिव्स में कहा था कि कौन से सिंथेटिक जो है एंड्रोजिन है उनके नाम कौन से जो कि मार्केट में अवेलेबल है, उसी स्लाइड की तरफ आ रहे हैं। तो जो सिंथेटिक एंड्रोजिन है उन्हें इस तरीके से बना दिया गया है कि वो आपके एनाबॉलिक एक्टिविटी को तो बढ़ाए लेकिन आपकी एंड्रोजेनिक एक्टिविटी को वो जो है लो रखे।
यानी आपके मसल की बिल्डअप करे, लेकिन आप में मेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कम लेके आए, क्योंकि बिल्डर्स तो फीमेल भी हो सकते हैं, या जो डिसऑर्डर हमने पहले पढ़े वो तो ओनली मेल को नहीं हो सकते, वो तो फीमेल को भी हो सकते हैं। तो अब हमने इस तरह के स्टेरॉयड यूज करने हैं कि ये मेल लाइक जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कम लेके आए, जबकि मसल की जो विस्टेज है या मसल की जो बिल्डिंग है वो ज्यादा करे, यानी मसल की विस्टेज को कम करे, उसको प्रिवेंट करे। एंड मोस्टली जो वायरलाइजिंग इफेक्ट है उसको डिक्रीज करने के लिए इसे इस तरह से बनाया गया कि इसकी जो एनाबॉलिक एक्टिविटी है वो हाईयर है, जबकि एंड्रोजेनिक एक्टिविटी क्या है, कम है। वायरलाइजिंग इफेक्ट का मतलब ये है कि मेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक का डेवलप हो जाना, लाइक फेशियल हेयर का आ जाना, वॉइस में चेंजेस आ जाना। एग्जाम्पल हमारे पास कौन से हैं? नंड्रोलोन प्रोपियोनेट है, जिसका तकरीबन 10 से लेकर 25 mg/ml आप यूज कर सकते हैं, या 1 वीक में जो है 10 से लेकर 50 mg तक IM 1 वीक आप यूज कर सकते हैं। और जो इंजेक्शन ब्रांड नेम के साथ आता है तो है डोराबुलिन। दूसरा हमारे पास है नंड्रोलोन डिकानोवेट, 25 से लेकर 100 mg/ml तक है, और पर वीक आप इसको यूज कर सकते हैं सेम डोज के साथ। एंड इंजेक्शन इसमें जो है वो है डिका ड्यूराबुलिन। एंड साथ में हमारे पास जो तीसरा है एग्जांपल है वो है स्टेनाजोलोल। तो 2 mg टेबलेट्स जो है आप, या 2 से लेकर 6 mg तक आप पर डे आप यूज कर सकते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड की थेराप्यूटिक यूजेस कौन से हैं, मतलब कौन से सिचुएशन में हम इसको यूज कर सकते हैं? तो अगर कैटाबॉलिक स्टेट है, यानी आपकी जो मसल्स है उसकी डिस्ट्रक्शन हो रही है, इस उन्हीं वाले स्टेट में हम इसको यूज करते हैं, लाइक एक्यूट इलनेस है, या सीवियर ट्रामा हुआ है, या मेजर सर्जरी है, और इसमें ये हो सकता है कि आपके जो मसल्स है उसकी भी स्टेज हो, तो आपकी मसल की बिल्डअप के लिए हम इसको यूज करते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में यूज करते हैं, या सब ऑप्टिमल ग्रोथ इन बॉयज है, यानी बॉयज है और उसका जो टारगेट ग्रोथ होना चाहिए एक एज के हवाले से, या वो अचीव नहीं कर रहा, तो उसको अचीव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। या परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट के लिए जो एथलीट्स होते हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि एक तो ये मसल बिल्डअप भी कर रहा है, और साथ में जो है उनमें मेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक भी लेके आता है, लेकिन लेस अमाउंट में। Abuse. Anabolic steroids are being abused by some athletes in order to enhance performance or improve physical appearance. तो जिस तरह हमने पहले बात की, एथलीट्स क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं अपनी एक्टिविटी या अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, अपने फिजिकल अपीयरेंस को अच्छी तरह से शो करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो अगर इस तरह की यूज वो कर रहे हैं तो ये क्या है, ये हमारे पास एब्यूज में आते हैं, क्योंकि इनके जो है साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट वो बहुत ज्यादा है। Abuse of anabolic steroid can lead to serious health problems, some of which are irreversible. Major side effect can include. इस तरह हमने बात की कि ये स्टेरॉइड क्या कर देता है, ये इस तरह के लॉस भी लेके आ सकता है, इस तरह के इश्यूज भी आपके बॉडी में क्रिएट कर सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जो कि नेचर में इरिवर्सिबल होते हैं। मेजर जो साइड इफेक्ट होते हैं वो हमारे पास है लीवर ट्यूमर, क्योंकि केटाबॉल इसका जो मेटाबॉलिज्म होगा वो आपके लीवर में होगा, तो लीवर ट्यूमर काज कर सकता है, कैंसर काज कर सकता है, जॉइंटिस काज कर सकता है, एंड हाई ब्लड प्रेशर काज कर सकता है, किडनी ट्यूमर हो गया, या सीवियर जो एक्नी है आपके बॉडी पे, ignis आ सकते हैं, दाने आ सकते हैं। And male side effect may include shrinkage of the testicle and breast development. And male में ये क्या कर सकता है, उसके जो टेस्टिकल्स है या टेस्टिस है उसको जो इसका श्रिंकेज का काज कर श्रिंकेज जो है काज कर सकता है। एंड साथ में जो है उसमें ब्रेस्ट की डेवलपमेंट लेके आ सकता है, जिसको हम कहते हैं गायनिकोमेशिया। And female side effect may include growth of facial hairs, menstrual changes, and deepened voice। यानी मेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक फीमेल में लेके आता है, लाइक उसके जो फेस है उस पे हेयर का आ जाना, उसका जो वॉइस है वो चेंज हो जाना। एंड टीनेजर ग्रोथ में भी हाल्टेड प्रीमेच्योरली एंड परमानेंटली। एंड टाइम से पहले जो है टीनेजर में, क्योंकि टाइम आप अचीव जब आप 20 या 21 ईयर के हो जाते हैं तो आप अपना जो लेवल होता है ग्रोथ का उस तक पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद आपकी ग्रोथ नहीं होती। तो अगर आप स्टेरॉइड टीन एज में यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये आप उस टाइम से पहले अपने ग्रोथ को जो है अचीव कर रहे हैं, और साथ में अपना जो ग्रोथ है वो परमानेंटली स्टॉप कर रहे हैं। एंड्रोजन के एडवर्स इफेक्ट वायरलाइजेशन, या मेल लाइक जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, वो उसके डेवलपमेंट को वायरलाइजेशन कहते हैं। में अगर इन वुमेन रिसीविंग रिलेटिवली हाई डोज फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड सच एज फॉर एस्ट्रोजन डिपेंडेंट मेमोरी कार्सिनोमा। अगर एस्ट्रोजन की वजह से मेमोरी कार्सिनोमा हुआ है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए जो फीमेल है वो एंड्रोजन का यूज करते हैं, या उसको जो है एडवाइस किया जाता है। इसकी वजह से उनमें मेल लाइक जो कैरेक्टरिस्टिक है, लाइक फेशियल हेयर का अपीयर हो जाना, एंड साथ में वॉइस में चेंजेस आना, ये हो सकते हैं उनमें। पॉलीसिस्टिक जाइनिस काज कर सकता है,
प्राइफेसिज्म काज कर सकता है, सस्टेन इरेक्शन यानी मेल में ही प्राइफेसिज्म काज कर सकता है, लेकिन साथ में वो लोग उस पर में भी काज करेगा क्योंकि टेस्टिकल की श्रिंकेज हो रही है। इडीमा काज कर सकता है प्रोमोशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर रिटेंशन की वजह से, और इस तरह हमने पहले बात की कि ये क्या काज करता है, आपके डर्मा यानी आपके स्किन पे एक्ने काज कर सकता है। हेपेटिक कार्सिनोमा आपका जो लीवर है उसके कैंसर काज कर सकता है। एंड मेल में गायनिकोमेशिया यानी उसमें जो है फीमेल लाइक ब्रेस्ट डेवलपमेंट काज करता है। दिस वाज द लास्ट स्लाइड। थैंक यू।